नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे और टीसीएच पर आपका स्वागत है। चुनाव फिर से एक बार आसपास दिखने लगे हैं और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सबकी नजर में है। कश्मीर पे नजर तो होगी ही, क्योंकि 5 साल तक कश्मीर में चुनाव नहीं हुए। 5 सालों से कश्मीर में चुनाव टले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कश्मीर में चुनाव कराने की बात है। कश्मीर पर मैं अलग से बात करूंगा बहुत डिटेल में, लेकिन महाराष्ट्र बहुत मजेदार है। मैं आपको बताऊं कि मैं अशोक जी से बात करने के लिए आ रहा था, ऐसे ही इंटरनेट देख रहा था और मुझे खबर मिली कि शिशुपाल पटले साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। और जब कांग्रेस में कोई जाता है तो बीजेपी के जिन नेताओं पर वार करता है वो उन्होंने कर दिया। उधर अजित पवार जी को लेकर 1000 बातें चल रही हैं। एक खबर यह आ रही है कि संजय राउत बता रहे हैं कि शरद पवार जी ने कहा है अजित पवार को छोड़कर सबको लेने के लिए तैयार हैं। कहीं से खबर आ रही है कि अजित पवार साहब जो हैं वो लौटने के लिए बेकरार हैं। कहते हैं कि अगर मैं एनसीपी में रहा होता तो मैं आज मुख्यमंत्री होता। अब वो उप मुख्यमंत्री अगर आपकी किस्मत में लिख जाए तो वो उप को हटाने में कई बार पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं अपनी बात यहीं खत्म कर देता हूं और सीधे अशोक जी को आमंत्रित करता हूं। ये उप से लेकर और बिना उप वाले की यात्रा देखिए ना लालकृष्ण आडवाणी कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। और सीधे आप पे आता हूँ, छोड़ता हूँ मैं यहीं पे अपनी बात। धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले मैं बता दूं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में जो उप बना है वो कभी फुल फ्लेज नहीं बना। वो उप तोड़ ही नहीं पाया, अपने नाम के आगे से निकाल ही नहीं पाया। इस देश में भी कोई उप प्रधानमंत्री कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया सर। हमारे देश में, मतलब खासकर महाराष्ट्र में नरेंद्र तिड़की उप मुख्यमंत्री वहां से लेके आज तक यदि कोई देखे तो ये उप मुख्यमंत्री रहे और दादा तो लगातार रहे। दादा की हालत एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान जैसी हो गई है। मतलब देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दरबार में लोग बैठे हैं। दादा जिस हिसाब से चुनाव लड़े और जिस हिसाब से पार्टी तोड़ के आई, बीजेपी को लगा बहुत बड़ा डेंट होगा, लेकिन दादा सिर्फ विधायकों को लेके आए। और वो भी विधायक इसलिए भी आए क्योंकि बहुत सारे ईडी के गन पॉइंट पे थे। हसन मुश्रीफ कहिए, छगन भुजबल कहिए, सुनील तटकरे कहिए, बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। ये लोग तो आ गए साथ में। प्रफुल्ल पटेल स्वयं, प्रफुल्ल पटेल का तो फ्लैट ईडी के कब्जे में था, मतलब ईडी के परमिशन से अपने फ्लैट में रह रहे थे, जब था। उसके बाद में अभी रिलीज करवाया। बेचारा इतने दिन तक बीजेपी की सेवा की, कुछ तो मिलना था। तो ये तमाम लोग क्यों गए सब पता था। लेकिन दादा जैसा कि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। देखिए दादा का क्या होता है अशोक जी, आप हिस्टोरियन हैं, आप इतिहास में कई ऐसे व्यक्ति भी आपको देखे होंगे कि जिनका अहंकार तूती बोलता था, जो बहुत अहंकारी थे, बहुत। और जब अहंकार के साथ आदमी एरोगेंट होता है, एरोगेंसी, अहंकार, ये उसी को शोभा देता है जिसके पीछे सत्ता खड़ी होती है या जिसमें ताकत होती है। वो ताकत की परिणति अहंकार और एरोगेंसी होती है। अब बदतमीजी जिसको हम कहें, अब हुआ क्या, इनकी ताकत शरद पवार थे। ये शरद पवार के साइड से हट गए और अब ये खोखले जो कारतूस है वो बंदूक में क्या आवाज करेगा। तो अब अहंकार और बदतमीजी वही है, तो कौन सुनेगा। उसकी परिणति ये हुई कि अपने पत्नी को चुनाव जितवा नहीं पाए। पत्नी को बारामती लोकसभा छोड़िए, बारामती लोकसभा के अंदर एक बारामती विधानसभा है जहां से एक विधायक है ये स्वयं, वो भी हारे हैं, वहां पे भी हारे हैं। तो इनकी दाल तो पतली हो गई। इनको समझ में आ गया चुनाव के बाद क्या हुआ। जब ये अभी जनसम्मान यात्रा पे निकले तो महिलाएं ही उनको सवाल पूछने लगी कि भैया लाडली बहना को तो बहुत पैसे दे रहे हैं, लेकिन उस बहना के खिलाफ क्या हो गया था ऐसा घर में जो चुनाव लड़े थे। इनके पास जवाब नहीं था। आखिर में इन्होंने इस बात को माना कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मुझे राजनीति को घर में नहीं आने देना चाहिए था। उसके पीछे भी अशोक जी एक सोची समझी साजिश थी इस आदमी की, क्योंकि जो नेता होता है वो षड्यंत्र से बाज नहीं आता। तो उसमें भी इन्होंने कहा कि राजनीति घर पे आनी नहीं चाहिए, मेरे से गलती हो गई। वो इसलिए कि अब राजनीति बारामती में घुस गई। बारामती में इनके सगे छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार शरद जी के साथ, शरद पवार के शिवसेना से ताल ठोकने को तैयार है। सुप्रिया को यदि बारामती विधानसभा में लीड मिली तो वो उसी बच्चे के कारण मिली। वो कहता है कि मैं तो मेरे दादाजी के साथ हूं। जो इस भतीजे ने अपने चाचा से किया,
दूसरा भतीजा इस चाचा से करने को तैयार है। और स्थिति इतनी विकट है कि परसों अजित पवार ने सॉरी कल ही 15 अगस्त को अजित पवार ने झंडा फहराने पुणे में थे, तब पत्रकारों ने पूछा कि क्या चुनाव का बारामती का, तो उन्होंने कहा कि मैं 6-7 बार लड़ चुका हूं, मेरी अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अभी आगे की बात बताता हूं, अभी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जय चुनाव लड़े, उनका छोटा बेटा, क्योंकि पार्थ 2019 में मावळ लोकसभा से लड़ा और बुरी तरह से हारा, पत्नी लड़ी, बुरी तरह से हारी। अब एक मोहरा उनके पास और है, जय उनका छोटा बेटा, जो अक्सर विदेश में मतलब सिंगापुर बेस्ड था और शुगर का इंटरनेशनल ट्रेड करता था, और चर्चा यह है कि उसी के कुछ कागज मिले जिसके चक्कर में ये ईडी के सामने नाचने लगे और फिर बीजेपी के साथ हो गए। तो अब जय वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और जब ये खबर ने आंख पकड़ ली कि भाई जय युगांतर के सामना करेगा, ना युगांतर का टिकट डिक्लेयर हुआ ना जय का टिकट डिक्लेयर होगा, परसेप्शन ये बना कि अजित पवार चुनाव से भाग रहे, अजित पवार राजनीतिक संन्यास ले रहे। किसी को भी लगेगा भाई अजित पवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते कि मायने क्या है। सही बात। आज अजित पवार पत्रकारों को चिल्लाए, अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एक पार्टी का, हर सवाल का जवाब दूंगा क्या तुम्हारे, चुनाव में लड़ूंगा, किसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा? अरे बोले आप ही ने कहा कि अब मेरा मन नहीं है। भाई मेरा मन नहीं के मतलब क्या है? अब किसी ने पूछा कि अशोक पांडे जी, अशोक वानखड़े आपके चैनल पे आते हैं, आपने कहा कि मेरा मन नहीं है उनको लेने का, इसका मतलब क्या है? उसके बाद वो कहोगे नहीं नहीं मैंने थोड़ी कहा था, वो तो आएंगे मेरे यहाँ। अरे भाई आप ही ने कहा था मन नहीं है, तो बेमन से लेते क्यों हो? जब मन नहीं चुनाव लड़ने का तो जबरिया महाराष्ट्र पे क्यों थोप रहे हो अपने आप को? बारामती की जनता का अपमान क्यों कर रहे हो? मन नहीं है फिर भी चुनाव लड़ रहे हो, मन नहीं है फिर भी वोट मांग रहे हो, मन नहीं है फिर भी मंत्री बनना चाहोगे। तो ये जो भागादौड़ी हो रही है, अनसर्टेनिटी हो रही है, वो इसलिए है कि अब हाथ में कुछ नहीं। आप एक लोकसभा जीते, वो भी कोकण की, वो भी सुनील तटकरे की, वो अपने बलबूते पे जीता। बाकी आप में औकात नहीं थी कि आप शिरूर की सीट निकाल पाए। शिरूर जो जिसकी एक पूना में कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, पूना और शिरूर बिल्कुल लग के है, वहां की आपने वहां पूरी ताकत झोंकी, वहां से नहीं करी। पत्नी के लिए तो आपने इतना पैसा झोंका, आप समझ नहीं रहे कितना पैसा फेंकाया। सबसे कॉस्टली चुनाव महाराष्ट्र का बारामती का हुआ, उसके बावजूद जीता। तो ये अभी ये हाल है वहां पे। दूसरी ओर महायुति का बोलूं कि एकनाथ शिंदे जो है वो हुंकार भर रहे हैं। अब बीच में एक अशोक जी ऐसा भी हुआ जो चर्चा है जोरों पे, और कुछ विधायकों से मेरी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि बस हमको कोर्ट मत करना यार। तो बीच में ऐसा हुआ कि ये बारामती की चुनाव की हार के बाद इनको भी समझ में आ गया कि हम ऐसे घोड़े के पीछे दाव लगा चुके हैं जो लंगड़ा है। तो उन्होंने जाके अजित पवार को कहा कि भाई अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ, हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा राजनीतिक भविष्य क्या है, चुनाव मुंह पे है। और चुनाव मुंह पे इतना नहीं है सर, अभी तो चुनाव आज हो सकता है अनाउंस हो जाए 3 बजे, जब तक अपना शो एयर पे होगा तब तक तो ये अनाउंस हो जाएगा चुनाव। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दादा बहुत बैकफुट पे थे, दादा समझा नहीं पा रहे थे। तो ये बात एकनाथ शिंदे के लोगों को भी समझ में आई। उनको लगा कि यार हम वो सही है, वो तो जाके बोला है, हमको बोलना चाहिए। ये भी एकनाथ शिंदे के पास चले गए। अब एकनाथ शिंदे थोड़े से शिवसेना से निकले हैं तो थोड़े व्यावहारिक है, उनको मालूम है कि ऐसे क्राइसिस कैसे हैंडल करना। जब वो सब एकनाथ शिंदे का ग्रुप जब एकनाथ शिंदे से इसी तेवर में मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने के पहले 5 मिनट मुझे बोलने दीजिए, सबकी सुनूंगा बात ऐसी है कि ये जो नागपुर वाले और मुंबई वाले जो भी बीजेपी के कहते किसी पर विश्वास मत रखो। मेरी सीधी बात अमित शाह जी से हो रही है, अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल अमित शाह जी से करेंगे। ना नागपुर वालों की कोई औकात रही है, ना मुंबई वालों की कोई औकात रही है, सिर्फ बोलते हैं मीडिया में। ऊपर से मैं जो चाहिए वो करवा लूंगा, अमित जी ने मुझे बोला है चिंता मत करो। इसलिए तुम सब चुनाव लड़ रहे हो, ताकत से लड़ो, सिर्फ मुझे एक बताओ पैसा कितना चाहिए तुम लोगों को। सब अपना अपना डिमांड बताते रहे, वो लिस्ट बनाते रहे, बोले जैसे अनाउंस हो जाएगा मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, ताकत से लड़ो। तो कम से कम उनके हाथ में कुछ लगा, इधर तो वो भी नहीं लगा। तो ये अभी स्थिति हो रही है बीजेपी में। केंद्रीय शिंदे का लोकसभा में फिर भी अच्छा प्रदर्शन था, अजित पवार की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन था। नहीं, अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। मैं तो कहता हूं कि शिंदे का प्रदर्शन मुझे यदि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं देखूं
तो शिंदे का प्रदर्शन उससे भी अच्छा था, शिवसेना से भी अच्छा था। शिवसेना से अच्छा था, ये बात स्ट्राइक रेट शिवसेना बेहतर से था। अच्छा था, स्ट्राइक रेट अच्छा था उनका, मैं मानता हूँ इस बात को, कोई दो मत नहीं। लेकिन उसमें बहुत सारे एंगल है सर। अब शिवसेना मतलब मराठवाड़ा में बीजेपी से बड़ा साफ होगी और एकनाथ शिंदे को सीट मिलती है जिस मराठा आंदोलन ने, तो क्या मराठा आंदोलन ये एकनाथ शिंदे का बेबी है? हम्म। जरांगे का बॉस कौन? जरांगे मानता नहीं मेरा कोई बॉस है। लोग सारी उंगलियां शरद पवार की तरफ उठा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें छन के जो बाहर आ रही, तो लगता है कि जरांगे को कहीं खड़ा करने में एकनाथ शिंदे का ही तो हाथ नहीं था कि मराठा का एक ऐसा खड़ा कर दो कि ये कुछ कला पूरा। शिवसेना को अच्छे से आती है। नहीं नहीं, शिवसेना ने बीजेपी से सीखी है। पहले हम्म। शिवसेना तो स्ट्रीट फाइटर थी, सीधे सीधे लड़ते थे। ये जो आदमी को गिराना, इसका इसका नीचे चार लोग और खड़े कर देना, सिमिलर सिंबल देना, ये सब बीजेपी की करतूतें हैं जो अब बाकी राजनीतिक दल सीख रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ने हम्म। जल्दी सीख लिया। एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया कि ये मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, तो मैं ऐसा कुछ खेल करूं कि यदि कल ऐसा माहौल बने और मेरे पास इतनी सीटें हो कि बीजेपी मेरे बगैर सरकार नहीं बना पाए, तो फिर मुख्यमंत्री पद मुझे मिलेगा। क्योंकि उसको इस बात की गारंटी है कि देवेंद्र फडणवीस को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री अमित शाह नहीं बनने देंगे। जैसे शरद पवार ने तय किया था कि वो अजित पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनको पता था कि ये सर पे भारी हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री पद पे ही इतना भारी हो गया। तो एक बार महाराष्ट्र में ऐसी भी स्थिति आई कि कांग्रेस से ज्यादा एनसीपी के विधायक थे, फिर भी शरद पवार ने अच्छे मंत्रालय अपने पास लिए और मुख्यमंत्री पद जो है वो कांग्रेस को दिया। अजित पवार का तब बहुत बड़ा नाराजगी थी कि मुझे बनते बनते रह गया, लेकिन अजित पवार तब मुख्यमंत्री बनते तो शायद अपने चाचा को जेल डालते, ये भी कर सकते थे वो, क्योंकि वहां पे सब अच्छा संभावनाएं सर, थी। ये शिशुपाल पटले साहब कौन है? फिर अगले सवाल पे आता हूँ। शिशुपाल पटले साहब मंत्री रहे हैं, इनकी खबर आ रही है कि ये कांग्रेस में चले गए। इसका कोई मतलब है या बस ऐसे ही चुनाव के सर पहले का छोटा मोटा उठापटक है? नहीं, चुनाव के पहले की उठापटक है, मतलब एक जमाने में थे वो, लेकिन अभी इतना कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बनता है सर। हाँ परसेप्शन बिल्कुल। बनता है कि लोग जा रहे हैं। जब जहाज कब मतलब चूहे जहाज से कब भागते हैं? जब जहाज डूबने लगता है। जहाज डूबने वाली होती है। हाँ, डूबने वाली होती है या चूहे के पीछे कोई कुत्ता लग जाता है, तब चूहे भागते हैं। तो शिवसेना से जो लोग भागे तो ईडी नाम का कुत्ता पीछे लग गया था। ठीक बात है। शरद पवार के यहाँ से लोग भागे तब भी ईडी नाम का कुत्ता लग गया था। जहाज तो दोनों ने निकाल लिया समुद्र के लहरों से। लेकिन यहाँ बीजेपी का तो मुझे वाकई अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। अभी बीच में बीजेपी और संघ की एक मीटिंग भी हुई और उसमें चर्चा भी हुई। उसमें एक नाम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ही प्रेजेंटेशन भी दिया ही किया। लेकिन सबका प्रॉब्लम है कि अजित पवार क्यों? संघ बार बार बोल रहा है अजित पवार क्यों? और ये अजित पवार वाकई किरकिरी। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी को किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं और मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो लोग ठहाके लगाते हैं सर। प्रधानमंत्री को भी अब उनके स्पीच राइटर या वो खुद भी बोलते होंगे तो उनको सोचना चाहिए। देखिए, दो चीजें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे तो बोलने की नैतिकता खो गए हैं ये। जब हेमंत विश्व शर्मा आपके पास है, बंगाल में कई ऐसे चिटफंड वाले हैं जो आरोपित थे, वो आपके पास है। उसके बाद महाराष्ट्र में तो फौज की फौज है। हर जगह जो भ्रष्टाचारी है उसके गले में आपने गमछा डाल के वॉशिंग मशीन से, अब वो वॉशिंग मशीन इतनी गंदी हो गई, उसका फिल्टर चेंज करने के समय आ गया। क्योंकि कितना गंदगी धोएगा तू? आपने जिस अजित पवार को जेल भेजने की बात की, उसको मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना। आपने पूरा हाउस एक दिन चलने नहीं दिया नारायण राणे को लेके, वो नारायण राणे आपके कैबिनेट में मंत्री था। छगन भुजबल जेल काट चुके हैं, आप ही ने उनको जेल भेज दिया था, आप ही के आरोपी थे, आपने ऐसा किया। हेमंत विश्व शर्मा के लिए आपने पूरा एक वीक विधानसभा नहीं चलने दी, वो हेमंत विश्व शर्मा आपके, मतलब एक लिस्ट निकालू मैं तो एक बहुत बड़ा भाजपा में भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ स्थापित होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक दिन मैं सोच रहा हूं, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ, और उसकी यकीनन उसके या तो हेमंत विश्व शर्मा या अजित पवार, ये दोनों ही उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, दोनों ही उसके लिए काबिल है। तो इन वहां तमाम भी लोगों की वहां भी अजित पवार उपाध्यक्ष बन के ही रह जाएंगे। अध्यक्ष बनना उनके वो किस्मत अध्यक्ष में हेमंत विश्व शर्मा उनसे बड़ा निकला। तो कुल मिलाकर आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते? प्रधानमंत्री बताए कैसे मुंह से बात भ्रष्टाचार की बात करते?
क्या मधेपुरा बैंक लोग भूल गए हैं? मधेपुरा बैंक में जब 1600 करोड़ रुपए का जब गबन हुआ, अभी तक पता नहीं पड़ा वो कहाँ है। लेकिन जिसने गबन किया, उसको क्लीन चिट किसने दी? वो क्यों क्लीन चिट दी? उस क्लीन चिट की कितनी कीमत ली? डायरेक्टर साहब ने। कौन थे डायरेक्टर वहां पे मधेपुरा में? साक्षात हमारे गृह मंत्री थे, अमित शाह जी थे। तो भ्रष्टाचार मैंने बोला, मतलब जहां खूटी गाड़ो सर दीवार रेत की निकलती है। तो मोदी जी कम से कम भ्रष्टाचार पे ना बोले। मोदी जी बाकी चीज पे बोले, मोदी जी बाकी सब चीज पे। वो जेल में गए, भाई मैंने तो देखा नहीं बांग्लादेश का संघर्ष में, तो जब बांग्लादेश में तो बच्चा था, तो मैं क्या इस बात को कहूं कि मैं जो मेरे सामने हुआ मैं उसी की गवाही दे सकता हूँ। बाकी वो कहते कि बांग्लादेश में मैं जेल में गया था, तो मैं मान सकता हूँ सर। उनकी उम्र मेरे से बहुत ज्यादा है, तो अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं, वो बोले मैं 35 साल तक मैं भीख मांग रहा था, भीख मांग के खाया, वो भी करा। वो कहते कि मैं कभी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाद में कहते कि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में। मैं तो हर बात की मानता हूँ, मैं तो वो जगह भी, नाली भी ढूंढ रहा हूँ। मैं इतना भ्रमण करता हूँ सर, आप तो विश्व में भ्रमण करते हैं, मैं देश ही नाप रहा हूँ आजकल। तो महीने में मैं कम से कम 2-4 स्टेट घूम ही आता हूँ। तो तो वहां पे मैं हर जगह नाली पे मैं पूछता हूँ किसी को कि इधर जलती है क्या गैस? मैं अभी तक वो नाली ढूंढ नहीं पाया जहाँ प्रधानमंत्री ने गैस जलाई। सर मैं सैनिक स्कूल सातारा से आता हूँ, और मेरा सैनिक स्कूल सातारा का ही, सैनिक स्कूल का मतलब है बच्चों को आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करना। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में सबसे ज्यादा तादाद सैनिक स्कूल की होती है। बहुत बड़ा ये है। तो मेरे बैचमेट अभी भी रिटायर्ड हो गए सर, और एक मेजर जनरल होकर रिटायर्ड हो गया, बाकी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हो गए। एयरफोर्स में भी है मेरे कई मित्र। तो मैं कभी गेट टुगेदर होता तब उनको पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे जीवन में, प्लेन में कभी तुमको ऐसा बादल मिला क्या जो रडार से छुपा है, जो रडार ना देख पाए। रडार न देख पाए? तो बोले वो सौभाग्यशाली हम नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो सकते। क्योंकि सर नहीं, वो देखिए, ऐसा ऐसा भगवान ने क्या है, नहीं, एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये सब सिर्फ बायोलॉजिकल लोगों के लिए होता है सर, नॉन बायोलॉजिकल हाँ, के बस लिए बस नहीं उसी पे होता आ है, रहा इस था। बात को मैंने बोला भाई आपको वो उनकी उनकी समझना चाहिए। मैं जो डायरेक्ट बिना अजन्मा है, सीधा भगवान ने भेजा हाँ, है, ऊपर से अवतारित हुए हैं, वो सब ये चमत्कार कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे चमत्कार किए, भगवान राम ने चमत्कार किए, ये तो अवतारी पुरुष है। लेकिन फिर भी मैं तो उनको भी कम आंकता हूँ, वो राम कृष्ण ये जो नव अवतार है, मैं इनको भी कम आंकता हूँ नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि सर उन्होंने जन्म लिया, राम ने कौशल्या के पेट में जन्म लिया, और भगवान श्री कृष्ण तो दो दो माएं थी उनकी, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। देवकी ने जन्म दिया तो दूसरी ने पाला। तो वो भी मजबूरी में उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन ये महामहिम भगवान है हमारे, अजन्मे है, नॉन बायोलॉजिकल है। तो बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, और फिर जब परिवारवाद पे बोलते हैं तो बहुत हंसी आती। उन्होंने 1 लाख लोगों को सर ये किया, आह्वान दिया, 1 लाख लोग, बच्चे युवा सामने आए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, और राजनीति ज्वाइन करे। अरे आपकी यहीं शुरू कर दो यार, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी शुड स्टार्ट अ प्रोग्राम। फिर आपको जब ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देना था तो उसका बेटा ही दिखा। सवाल ये है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जिस आदमी ने जीवन में बैट नहीं पकड़ी, और वो क्रिकेट इंग्लिश में लिख पाता है कि नहीं लिख पाता, मेरे लिए रिजर्वेशन है। और यदि वो लिख दे तो मैं भाग्यशाली मांगू। वो आदमी क्रिकेट, क्योंकि वो भी किसी गृह मंत्री का बेटा है। तो ऐसी ऐसी परिवारवाद की, भाई आपकी सरकार जिस टेकू पे अटकी हुई है, उसमें 5 सीटें वो भी है साहब, जो पासवान के कुनबे से आती है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। आप टीडीपी के साथ सरकार जमा, आप चौटाला के साथ थे, आप शिवसेना के साथ थे, जो, और आप अकाली दल के साथ थे। ये कौन महबूबा था? आप मुफ्ती के भी डीएम के, साथ थे। एआई या डीएम के आपके साथ थी। महबूबा तो मुफ्ती के ऐसी भी कई साथ थे फहरिस्त है। साहब। हाँ, तो आप कुल मिला के, आपको परिवारवाद मतलब ये है, ये इनके डेफिनेशन, मतलब प्रधानमंत्री पूरे देश को मूर्ख समझते हैं, ये बात होता है। उनको, वो देश को मूर्ख समझते हैं। वो कभी परिवारवाद की बात करते तो वो परिवारवाद हो जाता है, जब उनके यहाँ परिवारवाद हो जाता है तो वो अवसर नहीं होता, मतलब वो प्रतिभा होती है। मतलब बीजेपी के नेता के बच्चे प्रतिभावान होते हैं। कांग्रेस और नॉन बीजेपी के जितने बड़ी नेता है उनके बच्चे प्रतिभावान नहीं होते, वो परिवारवाद होता है। तो ये जब मैंने बोला भाई अब ये 2 बातें, आप भ्रष्टाचार की बात मत करो, आप उस बात की बात मत करो। प्रधानमंत्री को अब हाथ जोड़ की विनती है, हम चाहे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे साहब, और भगवान करे, क्योंकि आज भगवान क्या करे, भगवान ही करेगा डायरेक्ट आपके लिए, आप भगवान के ही बच्चे हो, आप किसी इंसान के तो बेटे हो नहीं।
तो आप सीधा और 10 साल, 15 साल, 100 साल तक लाल किले से बात करो, लेकिन अब कोरोना की बात मत करो। कोरोना काल बहुत हो गया जा जाके, अब कोरोना के बाद उठ के आ गए हम। कई ऐसी पीढ़ी भी है जो कोरोना के बाद में जन्मी है, उनको पता भी नहीं कोरोना क्या है। तो अब कोरोना की बात मत करो। सच कहें तो हम भी नहीं याद करना चाहते। हाँ, याद नहीं करना चाहते। जो बुरी चीजें हैं याद क्यों करें हम? तो कोरोना याद मत करो। आप सब धर्म को साथ में ले जाने की बात मत करो सर। और आप ये बोलो कि मेरे यहाँ हर राज्य में अलग रूप है, हर राज्य में अलग रूप है। तो वो तो मैंने वो मतलब आप दो आंध्र दो प्रदेश में है, बयान है सर। आप आंध्र प्रदेश में है तो मुसलमानों के मित्र है। मुसलमानों को रिजर्वेशन भी देते हैं और मस्जिद के लिए 10,000 रुपए महीना मेंटेनेंस भी देते हैं। और आप उत्तर प्रदेश में है तो फिर मस्जिदों के ऊपर कपड़ा डलता है, क्योंकि मस्जिद दिख जाएगी तो हमारे कावड़िया की कावड़ यात्रा अपवित्र हो जाएगी। ये दो समझ के सवाल परे है है सर, मुझे। दो सवाल है हाँ। अशोक जी, और महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चेतावनी दी है कि लंबित भूमि मुआवजे का जल्द से जल्द निपटारा करें, नहीं तो लाडली बहन योजना सहित फ्री बीज वाली कई योजनाओं पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन उससे मजेदार ये है कि रवि राणा साहब, जिनकी पत्नी नवनीत राणा अभी चुनाव हारी हैं, वही है ना रवि राणा साहब, अमरावती हम्म, वाले। उन्होंने एक बिल्कुल। डायलॉग ये दिया है कि महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगी तो वह लाड़की बहन वित्तीय सहायता योजना के तहत दिए गए पैसे वापस ले लेंगे। किस हैसियत से? क्या है रवि राणा? निर्दलीय विधायक के अलावा कुछ और तो है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं तो नहीं, ये महाराष्ट्र का जो तमाशा चल रहा है। नहीं जी। नहीं, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों का ऊपर का दिमाग खाली है, ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं। राजनीति में आजकल ऐसे ही लोग आने हैं। जिस देश की, जिस राज्य की राजनीति ने लोकमान्य तिलक दिया हो, ज्योतिबा फुले दिए हो, साहू जैसे लोग दिए, साहू महाराज जैसे, छत्रपति यशवंतराव साहू महाराज चौहान। जैसे सोच वाले लोग दिए हुए, फिर उसके बाद शंकरराव चौहान, यशवंतराव चौहान जैसे लोग दिए, जो प्रगल्भ बताती है डॉक्टर ना, डॉक्टर वीपी वीपी अम्बेडकर। नाइक जैसे, अम्बेडकर, सीडी देशमुख जो एग्रीकल्चर मंत्री थे, ऐसे लोग बिल्कुल। दिए हो। वहां मुझे लगता है कि बस अब इसके बाद सारा जो दिमागी कोटा था वही पूरा हो गया। अब ये बाकी बिना खाली दिमाग के आ रहे हैं। तो ये भी पैसे के बल पे, और फिर बाकी क्या क्या, मतलब ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। हम संस्कारी लोग हैं, छोटे गरीब परिवार से आते हैं लेकिन संस्कार है हमारे, इसलिए स्त्रियों के बारे में हम बोलते नहीं ज्यादा। तो वो चुनाव कैसे जीतते सबको पता है। अब सवाल उठता है कि ये बात उन्होंने कही तो सारे लोग थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ये बात बंगाल में कही थी। लोकसभा चुनाव के निर्णय के बाद उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा अब डंप करने का समय आ गया है। हम उसी का साथ देंगे, उसी के लिए काम करेंगे जो लोग हमको वोट देंगे। इनने एक स्टेप आगे गए कि यदि हमको वोट नहीं देंगे तो हमने जो तुमको किया है वो भी वापस लेंगे। हालांकि उसके बाद पूरा सरकार टूट पड़ी कि नहीं नहीं कोई ले नहीं सकता है, अच्छा वैसा कानून ले भी नहीं सकता कोई, वोट नहीं दिए इसलिए वो मूर्खता होती है उसकी बात। जिससे देखिए, संविधान मालूम होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान को। ये कुपढ़ है, ये अनपढ़ भी नहीं है, ये कुपढ़ है, इस वजह से ऐसी बात करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, खासकर गवई वो साहब के बेंच इम्पोर्टेंट है। ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, सरकार को खुद सरकार के अधिकारियों ने अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र का वित्तीय घाटा 2 लाख करोड़ पहुंचा है। जो 1,10,000 करोड़ था, 3% पे था, वो 3% एक्सीड कर चुका है। इतना घाटा पिछले 15 साल में महाराष्ट्र में कभी नहीं रहा बजट में, क्योंकि 1,10,000 जो आपका एक्सपेक्टेड घाटा था, प्रोजेक्टेड घाटा था, उसके ऊपर 94,000 करोड़, 94,000 करोड़ के पूरक डिमांड आपने विधानसभा में, आखिरी विधानसभा में, उसमें 43,000 करोड़ रुपए तो आपको ये लाडली बहना योजना की, जी। उसके बाद आपने 70-75 हजार करोड़ के ठेके दे दिए। अभी सरकार रुक जाती, 3 महीने में नई सरकार आती, वो दे देती, लेकिन चुनाव के खर्चे निकलने हैं। और महाराष्ट्र में स्थिति क्या है? महाराष्ट्र की स्थिति ऑटो रिक्शा सरकार है, 3 पहिए की। तो एक पहिया जो सामने वाला है भाजपा का, वो 3% मांगता है। दूसरा पहिया है सेना का, वो 3% मांगता है। इधर वाला पहिया है
एनसीपी का वो 3% मांगता है, तो 9% तो ये कमीशन चला गया। 3% वाजिबी है, बोलते हुए 3% हम लेते थे, लेकिन लेने वाले 3 हो गए, तो अब 3 जगह 3%, 9% हो गए। मैं ये लोगों ने काम छोड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं सर। तो उसके बाद 3% सर बाकी खर्चे के, क्योंकि नीचे से एक लेटर क्लियर करवाना है, फाइल क्लियर करवाना है, बिल क्लियर करवाना है, ट्रेजरी से पैसा रिलीज करवाना है, इन सब के लिए जो ऊपर से नीचे तक पैसा देते हैं वो 3% आता है। टोटल हो गए 12%। 12%। 12% के बाद ये ऑटो चलाने वाला एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसके 3% है, वो दिल्ली में बैठता है। एक 15%। मालविया नाम का गुजरात से आया हुआ इंसान है, वो एक बिल्डिंग में बढ़िया अधिकारी के साथ टेबल लगा के बैठता है, और पूरा महाराष्ट्र में कहीं पे भी वो हो गया, तुम्हारा टेंडर हो गया, वह फोन करके बोलता है कि पार्टी को बोलो हमसे बात करे। पार्टी जाके बात करती है, बोले पहले टेंडर दो, तो उन्होंने बोला कि तो हम तो नहीं देंगे साहब टेंडर। बोला 7% हमको दो। बोले पर 7% कहां देंगे साहब, हम तो ये 12%। हाँ, तो उनने कहा कि सर ये 12% हमको मालूम था देना है, इसका प्रोविजन तो हमने टेंडर में करा था, अब ये 7% कहां से देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने जाके उनको कहा कमिश्नर को टेंडर कैंसिल करो। कमिश्नर का L1 था, टेक्निकली अप्रूव था सर, अब इसको टेंडर कैंसिल करने में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ये कोर्ट गया तो सर बहुत परेशानी हो जाएगी सबको, मेरी नौकरी जाएगी। फिर बोले रोक के रखो फाइल। अल्टीमेटली उससे फिर 3% ले लिया। अब जो 15% कमीशन देगा सर, वो 5% पे काम नहीं करेगा, मतलब इनको कमाने के लिए थोड़ी ना वो धंधा कर रहा है। 18% वो अपने 15 हो गया, 12, 3 के 3 3 9, 3% एडमिनिस्ट्रेशन के 12। 7 आपने बोला था ना। हाँ, वो मेरे दिमाग। ठीक है। सर नहीं, 7 से 3 रुपये आ गए, 15% 3 पे मंडवाली हो गई। हाँ, वो कम से कम 15% अपना रखता है, तो 30% यदि आप कमीशन में ही दोगे तो 70% में आप क्या करोगे। ठीक बात है। महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं, आज चुनाव अनाउंस हो गए तो वो काम रुक जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के 6,000 करोड़ रुपए पड़े हैं सेंटर से आए हुए। 6,000 करोड़ में मैक्सिमम जो पैसा है वो कोकण में देना है अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए, क्योंकि कोकण में कहीं जब साइक्लोन वाइक्लोन के भी तूफान में आता है तो इलेक्ट्रिकल जो पोल से वो गिर जाते हैं और फिर वो ऑपरेशन थिएटर से लेकर सारा काम रुक जाता है, एटीएम नहीं चलते, पेट्रोल पंप नहीं चलते। तो ऐसे में अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट है। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का केबलिंग पिछले 3 साल से नहीं चल रहा क्योंकि कमीशन तय नहीं हो रहा है। बाप रे। जो कमीशन ये मांग रहे हैं उस कमीशन में कोई करने को तैयार नहीं माइकल लाल। अभी देखिए, आज यदि चुनाव हो गए अनाउंस तो आचार संहिता में जाएगा, ये चला गया 6,000 करोड़ रुपए, कितने दिनों से पूरा रेनी सीजन चला गया जो कोकण में अहम था। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ का घाटा है। महाराष्ट्र में 20,000 हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ मिनिस्ट्री में 20,000 पद खाली है। वो इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा था कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उस दिन कहा था कि हेल्थ को लेकर मैं चिंतित हूं, कोरोना का सामने था। उन्होंने कहा कि मैं बजट डबल करने जा रहा हूं। बजट डबल छोड़ो, जो बजट था वो भी आवंटित नहीं हुआ प्रॉपर। 65,000 स्कूल गोद भरो योजना में दे दिए। कोई भी उद्योगपति आए ये स्कूल को गोद ले ले, और गोद कैसा लेगा, सारे प्राइम मुंबई पुणे जैसे जगह पे सरकारी स्कूल बड़े प्राइम एरिया में, पहले वो सिर्फ गोद ले लेगा, फिर वो धीरे से एक प्रपोजल देगा, ये स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई, अब इसको बढ़ाना है। फिर वो बोलेगा यहां मल्टी स्टोरी करेंगे, ऊपर के 4 मंजिलों पे स्कूल होगा, नीचे के 4 मंजिलों पे कमर्शियल होगा, और हम उसको बेच के करेंगे। ये सारा प्रोसेस। 62,000 स्कूल। आज महाराष्ट्र में ग्रामीण एरिया में एम्बुलेंस से ज्यादा एम्बुलेंस चलती है। आप पूछोगे एम्बुलेंस क्या है, तो 2 बांबू को धोती बांध के झूला बना के उस पे पेशेंट को रखते हैं और 4 लोग भागते हुए 20-20 किलोमीटर जाते हैं।
उस महाराष्ट्र में ये कहते कि पैसे की चिंता की बात नहीं। हमारे फडणवीस साहब कहते कि लाडली बहना कहां से पैसा लाएंगे, सवाल एक एंकर ने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी को नहीं पूछते हो 8,000 रुपए कहां से देगा। अरे सत्ता में तू है, तुमको ही पूछेंगे, तुम दे रहे हो इसलिए पूछेंगे। मैंने केजरीवाल जी को एक सवाल पूछा था कि केजरीवाल जी ये बिजली का जो यूनिट फ्री दोगे ये पैसा कहां से आएगा। तो केजरीवाल ने, मैंने बोला आप सब्सिडी देंगे फिर वोट पड़ेगा। बोले नहीं, यही तो आप पत्रकार गलत सोचते हैं। मैं आईआरएस ऑफिसर हूं, अकाउंट जानता हूं, मैं जानता हूं दिल्ली में चोरी कितनी हो रही है बिजली की। वो चोरी रोक के जो फायदा होगा उससे मैं फ्री में बिजली दूंगा। हमने सबने तालियां बजाई साहब। जब केजरीवाल सत्ता में आया तो 20-20 हजार करोड़ की सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पे दे रही है। मतलब जो टैक्सेस हम दे रहे हैं उससे ये बिजली फ्री दे रहे हैं। ये 15,000 रुपए जो महिलाओं को दे रहे हैं, ये कितने दिन दे पाएगी सरकार मुझे पता नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार हर सैलरी के पहले कर्जा उठाती है मार्केट से, इतनी कर्जदार बन चुकी है। लेकिन लाडली बहना 3,000 रुपए दो, ये जो इन्होंने, ये लोग समझ नहीं रहे नेता। इनको लगता है कि हम बेनिफिशियरी का एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लाभार्थियों का। सर आप लाभार्थियों का वोट बैंक नहीं तैयार कर रहे हैं, आप लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं। आपने जब 5 किलो अनाज देना शुरू कर दिया, अब 5 किलो अनाज उस 80 करोड़ लोगों के लिए अधिकार हो गया। अब वो बेनिफिट नहीं रहा, वो अब 5 किलो अनाज के ऊपर तेल मांग रहा है, मसाले मांग रहा है, चाय पत्ती मांग रहा है। आप किसी को रोज चाय पिलाओगे, कुछ दिनों के बाद वो चाय अपना अधिकार समझने लगता है और बिस्किट की डिमांड करता है। नहीं तो सत्ता में भेजने की वापस करता है, तो फिर आप बिस्किट देना चालू करें। अगला वाला बोलता है मैं बिस्किट दूंगा, दूसरा बोलता है बिस्किट के साथ मैं मठरी भी दूंगा और साथ में एक ब्रेड पकौड़ा भी दूंगा। ऐसा कर करके आपने पूरे समाज को कीड़ा लगा दिया है। मैं आपको चेन्नई हाईकोर्ट की एक टिप्पणी पे ध्यान देना चाहता हूं। चेन्नई हाईकोर्ट ने, क्योंकि जितने फ्रीबीज, जितना फुकट का माल बट रहा है तमिलनाडु में, वहां कहीं नहीं बट रहा है। उनने कहा कि द डे विल कम where entire Tamil Nadu will be taken over by the outsiders and the original Tamils will be on the street। क्योंकि तमिल का आदमी काम ही नहीं करना चाहता, सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो काय को काम करेगा। तो तमिल में बाहर से जाके लोग काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो दुकानें शुरू कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि दुकान वाले पटरी पे होंगे और पटरी वाले दुकान पे होंगे। ये तमिलनाडु, ये चेन्नई हाईकोर्ट की एक केस में, और तब उन्होंने चुनाव आयोग को कहा था कि कम से कम आपको घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होती है उसके बारे में राजनीतिक दलों को पूछना चाहिए कि इसका बेस क्या है, पैसे कहां से आएंगे, आपको बताना होगा। आपने तो बोल दिया कि मैं ये फ्री दे दूंगा, लेकिन कैसे दोगे। वर्तमान ये स्थिति है वित्तीय राज्य की, हमारे देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है। आप और हम सब कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं। 1.5 लाख रुपए आज आपके भी है और मेरे पे भी है, क्योंकि हम भारतीय है, हमारा दायित्व है। मोदी जी तो झोला लेके चले जाएंगे सर, वो बोल रहे थे मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता सर झोला लेके। मैं इस देश का कर्जा है, चुकाना है, तो मैं क्या करूंगा। किडनी बेच के चुकाना पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन मैं अपना कर्जा, तो कर्ज मुक्त हो तो मरूंगा। सनातनी सर, सनातनी हिंदू धर्म से आता हूं, तो कर्जा लेके मरना मेरे तो धर्म में सिखाया नहीं गया है। तो इन लोगों ने, इनको लगता है कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। आप गरीबों के लिए नहीं कर रहे, आप बैसाखियां दे रहे हो उनको। स्वयं आप बैसाखियों पे हो और आप बैसाखी पे दे रहे हैं। आप इनके लिए काम करिए। देखिए देवेंद्र फडणवीस की एक बात मैं मानता हूं सर, अपार्ट हम सब बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अच्छी बातों को आपके प्लेटफॉर्म पे कम से कम अच्छा बोलना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मैं किसानों की ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वो कभी कर्जा ना ले। ये जरूरी और खासकर उन्होंने तब शेत तले, यानी एक छोटा पॉन्ड, वाटर पॉन्ड खेत में, ये योजना चलाई। कुछ सरकार से पैसे, कुछ ये जो बड़े बड़े बाबा हैं इनसे मांगा, इसमें श्री श्री रविशंकर ने कुछ डोनेशन दिया। ऐसे करके उन्होंने ये शेत तले का काम
जोरों शोरों से शुरू कर दिया। और मुझे गर्व हो रहा था कि यार एक आदमी आया विजन के साथ, ये जिसने कहा कि ना कर्जा माफ नहीं, 5 साल के लिए हूं मैं, 5 साल में आपकी व्यवस्था कर दूंगा कि आपको 3-3 क्रॉप ले सकते। मेरा भी विश्वास मंत्रिमंडल ने अच्छा कर रहा है। लेकिन सर उसके बाद यूपी के चुनाव आए, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। यूपी के चुनाव आए, उसमें कर्जा माफी अनाउंस कर दी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो। उस कर्जा माफी को देखते हुए मध्य प्रदेश में किसानों ने कर्जा माफी की डिमांड की, गोलियां चली, कुछ किसान मारे गए। वो मूवमेंट महाराष्ट्र पहुंचा, देवेंद्र फडणवीस के हाथ पैर फूल गए, किसानों को कर्जा माफी दे दी, शेत तले का काम बंद हो गया, किसान वैसे की वैसे। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं सभी मतदाताओं को, जो फ्री में मिल रहा है वो आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, आपके दूसरे पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डाल रहा है। यदि लाडली बहना को 1,500 रुपए मिल रहे हैं, तो लाडली बहना 1,500 से ज्यादा टैक्सेस दे रही है। इनकम टैक्स को ही टैक्स मत मानिए, इस देश में भिखारी ही टैक्स देता है, और इस देश में मुर्दा भी टैक्स देता है, क्योंकि कफन पे भी टैक्स है। बिल्कुल। एक मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि नथिंग कम्स फ्री, और दूसरा ये कि अगर आप एक बीड़ी भी खरीदते हैं बाजार से तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, नंबर 1। और अगर इन सब चीजों को जोड़ दीजिए जो अशोक जी कह रहे थे, उसको अगर एक लाइन में कहना हो मुझे, तो मैं कहूंगा कि चूंकि नौकरियां नहीं दे सकते, चूंकि कृषि को लाभकारी नहीं बना सकते, चूंकि किसानों को अधिकार नहीं दे सकते, इसलिए इस तरह की चीजें देके, लेमन चूस देके बहलाया जाता है। ये चीजें सस्टेनेबल नहीं होती हैं, एक समय के बाद आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि फ्रीबीज बिल्कुल मत दीजिए, जिस समय इमरजेंसी है, फ्रीबीज की जरूरत थी जब इस देश में कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस समय लोगों को मुफ्त इलाज की जरूरत थी। इस तरह की चीजें आती हैं तो लोगों को जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको आदत बना देना और इसके आड़ में महंगाई लगातार बढ़ाते जाना, टैक्सेस लगातार बढ़ाते जाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगातार बढ़ाते जाना और नौकरियां और ढंग की जिंदगी देना, ये ना करना, बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन बेहद जरूरी बात थी। ये आजकल की सरकारों का लक्षण बन गया है। खैर, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, यही हम लोग भी मान लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्र का इलेक्शन यही अब मत मानिए सर, इतना मत मारिए, हाथ जोड़ के विनती, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर इंटेलिजेंस, योर क्वालिफिकेशन, योर रिसर्च। मुझे अशोक जी हमेशा लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े होशियार हैं, हमारा व्यंग समझ जाते हैं। नहीं, मोदी जी ने सोच समझ के नहीं, मोदी जी ने सोचना बंद कर दिया। मोदी जी ने जिस दिन राजनीति में प्रवेश किया, सोचना बंद। मोदी जी सोच समझ के, उसके पहले उनको सोचने की जरूरत थी नहीं। मोदी जी सोच समझ के संघ से बीजेपी में आए, वो सोची समझी साजिश थी। मोदी जी मुख्यमंत्री पद पे सोच समझ के बैठे, एक बार मुख्यमंत्री पद पे बैठे, उसने सोचना बंद कर दिया। अब सोचना पूरे देश को है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, जब राजा सोचना बंद कर दे सोचना, तो प्रजा के लिए सोचना रामलला को है, ये टपकते हुए छत में मेरे क्यों बिठाया आधे अधूरे घर में। सोचना महिलाओं को है कि मेरा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर भी मेरी इज्जत क्यों लूटी जाती है। सोचना किसान को है कि मेरी आय दुगनी होने के बाद भी मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूं। सोचना इस देश के बेरोजगार को है कि मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही जब इतनी सारी नौकरियां प्रधानमंत्री बोलते हैं। सोचना मेरी उस लखपति दीदी को है कि लखपति के मायने क्या है, लाख की चूड़ियां बनाना है या वाकई कुछ लाख रुपए बैंक में होना है। अब ये सोचना तो बाकी जनता को है सर। इन्होंने पूरे 143 करोड़ लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो सोचिए, क्योंकि सोचना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके बारे में कोई और नहीं सोचने वाला। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत शुक्रिया। लौट के दिल्ली आइए, फिर मुलाकात होगी।